हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल मेरे वाले नोट, जहां हम लोग टारगेट किए आप लोग को प्रोवाइड करना गेट यानी एससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन। एंड इसी पार्ट को हम लोग रेगुलर लेते हुए आज हम लोग पहुंच गए 24th पार्ट में। ठीक है, इससे पहले आपका 23rd लेक्चर तक आ चुका है और वो सारे लेक्चर देखने के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अभी हम लोग डील कर रहे हैं प्रोडक्शन को, एंड प्रोडक्शन का ये पार्ट नंबर हो जाएगा आपका 24th पार्ट। एंड हम लोग जो अभी डील कर रहे हैं चैप्टर को, दैट इज कॉल्ड योर मेटल कास्टिंग। फर्स्ट चैप्टर था हम लोग का इंजीनियरिंग मटेरियल, वो हम लोग कंप्लीट डील कर चुके हैं, सॉल्यूशन कर चुके हैं। और आपको रेगुलर क्लास में मिलता है, रेगुलर बेसिस में मिलता है, 6 PM पे आप लोग को मिलता है। तो इस सीरीज को अगर आप कंप्लीट देखिएगा तो गेट में आप लोग का काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बिकॉज आप लोग को पता है मैक्सिमम जो वेटेज होता है गेट में वो होता है प्रोडक्शन का। यानी आप अगर प्रोडक्शन को कर लिए कंप्लीट तो समझिए आप 50% प्रिपरेशन कर लिए गेट का। समझ आया, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ये से पूछा जाता है। तो ये काफ़ी हार्ड बहुत सारे बच्चों को लगता है, टफ लगता है समझने में, थ्योरी वगैरह। क्योंकि होता है कि आप प्रोडक्शन को आप जब तक विजुलाइज नहीं कीजिएगा, आप फील नहीं कीजिएगा, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं डील कर सकते हो। और मैं वही काम करता हूँ इजी तरीके से। मैं यहाँ पे जो भी MCQ सॉल्यूशन बताता हूँ उसके साथ साथ मैं थ्योरी को भी डिस्कस करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, एनिमेशन दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ, और उसकी बेसिस में आप लोग को सारा चीज़ बताता हूँ कि जितने प्रोसेस है, मेटल कास्टिंग, ड्रिलिंग, मेटल कटिंग, वो सब कुछ होता कैसे है, फिगर के साथ समझाता हूँ। तो इस बेसिस पे आपको अच्छा लगता है और आई होप सो अभी तक आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग को प्यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए और 100% आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आने वाले गेट एंड ESE एग्जाम में। यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल को ही डील नहीं कराते हैं, एम से जो अभी आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है उसको भी डील कराते हैं, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन उसको भी डील कराते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन सैंड कास्टिंग फ्लूइडिटी ऑफ द मोल्टेन मेटल इंक्रीज विथ। यहाँ पे बात करा मोल्टेन मेटल का, यानी कि सबसे पहले हम लोग मेटल लेते हैं। आपको पता है जैसे किसी भी हम लोग अगर कास्टिंग कर रहे हैं तो एक हम लोग लेंगे, पहले मेटल लेंगे। एक सेकंड, यहाँ पे मेटल ले लेते हैं। ठीक है, मेटल लिए, मान लो आयरन को लिए हम लोग, क्या लिए, आयरन लिए। अब इसको हम लोग सबसे पहले गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोल्टेन स्टेट में। ठीक है, या फिर बोल लो कि मोल्टेन मेटल बन जाता है, यानी कि मोल्टेन यानी कि कैसा फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो जैसे भी लिक्विड फॉर्म में आ गया तो उसका जो फ्लूइडिटी होता है वो डिपेंड करता है विस्कोसिटी में। किस पे डिपेंड करता है, मेरा विस्कोसिटी में। अब बोलेंगे सर व्हाट डू मीन बाय विस्कोसिटी, ये मुझे बता दीजिए। विस्कोसिटी बेसिकली होता है मेजर ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो। जिस तरह हम लोग फिजिक्स में एंड इलेक्ट्रिसिटी में, फिजिक्स अगर हम लोग पढ़ेंगे आप तो फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या हो जाता है, जो कि फोर्स को अपोज करता है। जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स लगता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मेरा फ्रिक्शन लगता है। जैसे बालों में अगर बाइक चलाओगे तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, यानी कि आगे बढ़ने बाइक को नहीं देगा, यानी कि वो फ्रिक्शन जनरेट कर रहा है, यानी कि फोर्स को अपोज कर रहा है, फोर्स को रोक रहा है। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस मेरा क्रिएट करता है जो चार्ज जब इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से मेरा रोकता है। इसी के चलते उसको हम लोग रेजिस्टेंस लेते हैं और उसको हम लोग यूज करते हैं जैसे हीट प्रोड्यूस करने में। और जैसे मेरा नाइक्रोम हो गया, बल्ब हो गया, वो क्यों जलता है, क्योंकि वहाँ पे हायर रेजिस्टेंस रहता है। तो जब मेरा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और हीट से मुझे मिलता है क्या, या तो लाइट मिलता है या फिर मुझे खाना पकाने के लिए किसी भी तरह का एनर्जी मुझे मिल जाता है। समझ आया। तो जिस तरह फिजिक्स में ये होता है फ्रिक्शन अपोज करता है फोर्स को, इलेक्ट्रिसिटी में करता है मेरा रेजिस्टेंस अपोज करता है इलेक्ट्रिसिटी को, उसी तरह मेरा लिक्विड में या फिर जो भी मेरा फ्लो होता है एयर में, वो उसमें यूज होता है मेरा विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी क्या मेरा रेजिस्ट करता है, फ्लूइड को रेजिस्ट करता है। ये मेरा फ्लूइड को रेजिस्ट करता है, समझ आया कि नहीं, ये इसको करता है रेजिस्ट, फ्लूइड को रेजिस्ट करता है फ्लो होने से, टू फ्लो होने से रोकता है। क्योंकि मेरा जो वाटर होता है वो मेरा कैसा बता, लेयर के फॉर्म में बता। या पाइप में आप देखोगे, आज आप ध्यान से देखना, एक पाइप आप लेना और उस पाइप में आप पानी मान लो फ्लो करा रहे हो। ठीक है, मान लो हाफ ही पानी फ्लो कराओ, हाफ ही पानी फ्लो कराओ। अगर आप ध्यान देखिएगा तो जो आपका सेंटर पॉइंट रहेगा, यहाँ से इस सेंटर पॉइंट पे आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे काफ़ी स्पीड वो फ्लो करते हुए जाएगा, बहते हुए जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे आप देखोगे जो मिनिमम रहेगा नीचे में बाउंड्री लाइन पे, यहाँ पे आपको मिनिमम देखने को मिलेगा या फिर आप जीरो देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये पानी जो रहेगा एकदम स्टेशनरी रहेगा, रुका हुआ रहता है। अगर कंप्लीट प्रोफाइल अगर मैं बनाऊँ तो कुछ इस तरह का मेरा कंप्लीट प्रोफाइल बनता है, यानी कि यहाँ पे आपको मिनिमम देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मिनिमम देखने को मिलेगा, और सेंटर लाइन पे मुझे मैक्सिमम देखने को मिलता है वाटर वेलोसिटी। ये होता है ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि फ्लो जो होता है मेरा वो रेजिस्ट क्रिएट करता है, यानी कि लेयर में मेरा वाटर बहता है।
तो जब मेरा मेटल को मोल्टन स्टेट में लाएंगे तो वो लिक्विड हो जाता है, और फिर जो लिक्विड का मेरा फ्लूइडिटी है वो विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा इंक्रीज होगा विद दी डिग्री ऑफ सुपर हीटेड, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि जब हम लोग हॉट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तभी वो जाके मेरा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो गर्म करेंगे तो ज़्यादा फ्लूइडिटी होगा। या फिर दूसरा तरीका में ईजी तरीका समझो कि भाई मेरा फ्लूइडिटी क्या हो जाता है, जो अच्छी तरह ज़्यादा मेरा फ्लो करेगा। कौन ज़्यादा फ्लो करेगा? मेरा क्या जो मेटल है, जो मेरा सोल्ड स्टेट में, वो जल्दी मेरा फ्लो करेगा नहीं। उसको जितना ज़्यादा हम लोग पिघालेंगे, पानी जैसा कन्वर्ट करेंगे, तो जल्दी मेरा फ्लो करेगा, जल्दी मेरा फ्लूइडिटी मेरा उसका ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि इंक्रीज इन डिग्री ऑफ सुपर हीटेड, ए नंबर। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग कास्टिंग प्रोसेस यूजेज एक्सपेंडेबल पैटर्न एंड एक्सपेंडेबल मोल्ड। देखो यहाँ पे बात कर रहा है एक्सपेंडेबल पैटर्न का या फिर मोल्ड का। एक्सपेंडेबल मोल्ड मैंने बताया था। एक्सपेंडेबल मीन्स क्या हो जाता है, जो हम लोग वन टाइम यूज़ करते हैं, वन टाइम यूज़ करते हैं, फिर उसको हम लोग टेम्प्रोरी यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेबल पैटर्न। यानी कि एक बार पैटर्न बनाने के बाद जो हम मुझे कास्ट प्रोडक्ट मिला, उसके बाद उसको तोड़ देते हैं, पैटर्न को फिर मोल्ड को जब तोड़ देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सपेंडेबल पैटर्न या फिर टेम्प्रोरी पैटर्न। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग एक्सपेंडेबल ग्लास का, जो हम लोग डिस्पोजेबल ग्लास बोलते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंडेबल के अलावे आप लोग डिस्पोजेबल भी बोल सकते हो। देखो क्या क्या बोलेगा आपको, या तो बोलेगा एक्सपेंडेबल पैटर्न, या फिर बोलेगा आपको डिस्पोजेबल पैटर्न, या फिर बोलेगा टेम्प्रोरी पैटर्न, या फिर वन टाइम पैटर्न। ये चारों नाम है, सभी का नाम याद रखना। एक्सपेंडेबल के जगह में कुछ भी बोलेगा तो काम एक ही है कि एक बार यूज़ करने के बाद उसको हम लोग तोड़ देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यूज़ करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में, जिसको हम लोग लॉस्ट वैक्स भी बोलते हैं, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। देखो फिगर में लाया हूँ, ऐसे इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। हम लोग सबसे पहले डाई कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसके बाद हम लोग वैक्स को इंजेक्ट कराते हैं। मोम जो होता है, मोमबत्ती, कैंडल, वो वैक्स को हम लोग यहाँ पे इंजेक्ट कराते हैं। क्यों कराते हैं? देखो सबसे पहले करा लिए और इसको हम लोग वैक्स का यहाँ पे ट्री बना दिए। ट्री बनाने के बाद इसको हम लोग डिप करा दिए स्लरी कोटिंग में। स्लरी कोटेड ये सेरामिक का होता है, सेरामिक का होता है। तो इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, एक लेयर जैसा बह जाता है। ठीक है, मान लो ये जो मेरा मिला, इसके चारों तरफ इस तरह करके लेयर एक बन जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कोटिंग कराएंगे। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें हम लोग जो सैंड रहता है, सैंड का ऊपर बम्बार्डिंग कराते हैं, मतलब इस पे ऊपर गिराते हैं हम लोग, रेत वगैरह गिराते हैं। तो चारों तरफ क्या हो जाता है, इसमें 4-5 बार ये हम लोग करेंगे जब तक कि मेरा सेल जो है वो थिकनेस ना हो जाए, यानी कि चारों तरफ एक मेरा सैंड का जो है लेयर ना बन जाए। जब मेरा लेयर बन जाता है, इसके बाद इसको हम लोग जस्ट अपोजिट करते हैं, उलाटते हैं, उलाट के हीट करते हैं। हीट करने के साथ क्या मेरा जो हम लोग वैक्स यहाँ पे इंजेक्ट कराते थे, डाले थे मोम, वो मेरा वैक्स बाहर हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसी के चलते लॉस्ट वैक्स बोलते हैं। तो लॉस्ट वैक्स करने के बाद क्या बन जाता है, ओनली मेरा खोखला बन जाएगा, किसका, सेल का, जो सेल वाला था, सैंड का सेल जो बना था यहाँ पे, उसका मुझे मिल जाएगा एक लेयर जैसा। अब इसमें हम लोग मोल्टेन मेटल पोर कर देंगे। अब चारों तरफ मेरा मोल्टेन मेटल भर जाएगा। जब मोल्टेन मेटल भर जाएगा, इसके बाद जो चारों तरफ मेरा सैंड जो हम लोग यहाँ पे कराए थे, सेल बनाए थे, उसको हम लोग तोड़ के उसको हम लोग कट करके फिनिशिंग करके हम लोग मेटल में फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे रिमूव कर दिए हम लोग, रिमूव किए सेल को। और सेल बेसिकली मैं बात कर रहा पैटर्न का या फिर मोल्ड का। तो यहाँ पे हम लोग रिमूव कर दिए, एक बार यूज़ करने के बाद इसको रिमूव कर दिए, यानी ये क्या हो गया मेरा, एक्सपेंडेबल पैटर्न हो गया, फिर वन टाइम या फिर टेम्प्रोरी। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, मेरा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडेबल पैटर्न या फिर एक्सपेंडेबल मोल्ड। समझ आया कि नहीं। और डिस्पोजेबल हम लोग ग्लास का तो आप जानते होंगे, ग्लास जो कप वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग पार्टी वगैरह में, उसको डिस्पोजल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिस्पोज हो जाता है, एक बार यूज़ करने के बाद उसको हम लोग हटा देते हैं। जब आप लोग घर में प्लेट वगैरह यूज़ करते हैं, क्या वो डिस्पोजेबल पैटर्न हो जाता है, डिस्पोजेबल ग्लास या कप नहीं, कि उसको हम लोग बार बार यूज़ करते हैं धो के। लेकिन जो डिस्पोजेबल हम लोग ग्लास यूज़ करते हैं वो वन बार यूज़ करते हैं। तो समझ लो यहाँ पे डिस्पोजेबल, एक्सपेंडेबल, वन टाइम या टेम्प्रोरी, बात एक ही है। समझ आया कि नहीं। चलो आई होप सो समझ गए होंगे, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। 83, ये भी काफ़ी इजी पूछा गया था, 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया। बोला गया इन सैंड कास्टिंग प्रोसेस अ स्फीयर और सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर सेपरेटली कास्ट फ्रॉम अ सैंड मोल्टन मेटल अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन। देखो बात ये बोल रहा है कि हमको सैंड कास्टिंग कर रहा है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में एक मेरा स्फीयर का कोई पार्ट है और मेरा एक सिलेंडर का पार्ट है, जिसका वॉल्यूम मेरा इक्वल दिया गया, मतलब दोनों का वॉल्यूम मेरा सेम है। समझ आया कि नहीं। ओके। और बोला गया कि इसको हम लोग जो सैंड मोल्ड कास्टिंग में कर रहे हैं अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन, यानी कि इसमें
इसमें जो भी हम लोग आइडेंटिकल कंडीशन का बात कर रहा है कि जो हम लोग पोरिंग टेम्परेचर लेंगे वो हम सेम लेंगे, जो स्प्रू का लेंगे हाइट वो मेरा सेम रहेंगे, राइजर का हाइट रहेगा वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो सारा चीज़ हम लोग आइडेंटिकल लेंगे, दोनों में एकदम सेम ले रहे हैं, टाइम, टेम्परेचर, हाइट सब कुछ हम लोग सेम लेंगे। एक कर रहे हैं हम लोग स्पेयर का और एक कर रहे हैं सिलेंडर का, हम लोग कास्ट बना रहे हैं सैंड कास्टिंग की हेल्प से, और दोनों का वॉल्यूम भी मेरा सेम है। चलो भाई, मेरा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये भी मेरा दिया गया। आगे बताया गया द हाइट ऑफ डायमीटर एंड हाइट ऑफ डायमीटर एंड द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर आर इक्वल। अच्छा, बोला गया कि ये जो हम लोग यहाँ पे सिलेंडर ले रहे हैं, सिलेंडर का जो मेरा हाइट है और जो डायमीटर है वो भी मेरा सेम है। बात समझ में? सिलेंडर का हाइट एंड डायमीटर क्या है मेरा सेम है। तो आपको बताना है कि सॉलिडिफिकेशन टाइम जो होगा वो स्पेयर ओपन सिलेंडर, यानी रेशियो पूछा गया, रेशियो ऑफ द सिलेंडर सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ स्पेयर एंड सिलेंडर क्या होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बहुत ही इजी पूछा गया, हम लोग सिंपल सॉलिडिफिकेशन टाइम दोनों का निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, आ जाएगा आंसर। तो क्या क्या दिया है गिवन, ताकि इजी मेरा क्वेश्चन हो जाए। तो बोला गया कि भाई VS इक्वल टू VC, क्या बोला गया VS इक्वल टू VC, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं हम वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, आप चाहते तो इसको लिख लेना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पहला कंडीशन तो मुझे ये दिया गया है, एंड सेकंड आपको बोला गया है कि भाई जो हाइट है सिलेंडर का और जो डायमीटर का जो सिलेंडर है वो दोनों इक्वल है, यानी कि यहाँ पे बोलेंगे ये हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डाया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, डाया ऑफ सिलेंडर। मान लो सिलेंडर का इस तरह कुछ बना रहे हैं ना, तो इसका जो भी मेरा डायमीटर है उतना ही मेरा हाइट भी दिया गया है, ये भी मेरा जो है वो इक्वल टू मेरा H का है, समझ आए, ये बात कर रहा है। तो अब हम लोग को जब दिया है कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो दोनों का हम लोग वॉल्यूम में पुट कर देते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, मैं बताऊँ कि आप लोग को वॉल्यूम, अगर हम लोग स्पेयर का बात करेंगे तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या हो जाता है 4/3 πr3, ठीक है। तो जब यहाँ पे D/2, क्योंकि हम लोग को पता है कि R के जगह में नहीं हम लोग D के फॉर्म में लेंगे, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4/3 इंटू पाई इंटू R के जगह में D/2 पुट कर देंगे और यहाँ कर देंगे Q, तो आ जाएगा मेरा 4/3 इंटू पाई इंटू DQ डिवाइड बाई जाएगा मेरा 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 आ गया, यहाँ पे DQ आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 2 8 कर सकते हैं। तो फाइनली क्या मिल गया वॉल्यूम इक्वल टू मिल गया मेरा पाई DQ/3 2 6, ये मुझे मिल गया वॉल्यूम ऑफ किसका स्पेयर का। तो हम लोग पुट करेंगे पाई DQ/6, वैसे मैं ये सारा चीज़ बता चुका हूँ। अगर हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर हो जाता है वो मेरा हो जाता है πr²H। तो यहाँ पे फिर से हम लोग पढ़ेंगे पाई इंटू D/2, यानी कि D²/2 2 4 आ जाएगा इंटू H। और यहाँ पे देखो H इक्वल टू D बोला गया, किसके केस में, सिलेंडर के केस में। तो सिलेंडर का बोला कि सिलेंडर का जो हाइट है वो इक्वल टू है सिलेंडर के डायमीटर का। तो जो मेरा हाइट है यहाँ भी हम लोग डायमीटर पुट कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, फाइनली जो मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा वो क्या आ जाएगा पाई इंटू D² और D यहाँ भी AD, यानी कि D का Q/4 आ जाएगा। यानी कि क्या मुझे मिल गया वॉल्यूम, यहाँ जो वॉल्यूम मेरा मिला सिलेंडर का वो मेरा मिला क्या π/4 इंटू D का Q। तो यहाँ पे देखो सिंपल हम लोग कट करेंगे, क्या क्या कट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो पाई से पाई कट हो जाएगा, ये आपका पावर में था 3 3 कट हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग कट कर सकते हैं 2, यहाँ से कट कर सकते हैं 3, तो बचेगा यहाँ पे D/3। और ये मेरा किसका लिए हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ये हम लोग स्पेयर का बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग सिलेंडर का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बचा मेरा स्पेयर का डायमीटर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू बचा D/C, यानी सिलेंडर का डायमीटर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे अगर DS निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा क्या मेरा 3/2 इंटू DC, और 3/2 कितना होता है 1.44 हो जाता है DC। तो यहाँ पे जो मेरा स्पेयर का डायमीटर निकला वो निकला 1.44 इंटू निकला डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो ये चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे सॉलिडिफिकेशन टाइम पे। नाउ इस चीज़ का खाली याद रखना, बाकी चीज़ समझ गए होंगे, तो मैं सबको इरेज करता हूँ। तो मेरा फाइनल जो निकला था वो क्या निकला था कि भाई DS इज इक्वल टू निकला था 1.44 DC। नाउ यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, सॉलिडिफिकेशन टाइम डायरेक्ट निकालते हैं रेशियो। तो हम लोग निकालेंगे क्या TS सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाई सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंडर। होता क्या आपको पता है, सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है वॉल्यूम अपन एरिया का होल स्क्वायर, ठीक है भाई साहब, एंड डिवाइड हो जाता है वॉल्यूम अपन एरिया का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला हम लोग ले रहे हैं स्पेयर का, ये ले रहे हैं हम लोग सिलेंडर का। नाउ मुझे ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये तो था ही। ओके, तो हम लोग यहाँ पुट कर सकते कि भाई V/A का होल स्क्वायर इंटू, एक सेकंड में इसको बीच में लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि बड़ा करके आप लोग को समझ आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा VC, ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ठीक है। इसको हम लोग कर सकते हैं V/A
होल स्क्वायर ले लेते हैं, इनटू हम लोग नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो एरिया आ जाएगा ऊपर एंड वॉल्यूम आ जाएगा नीचे। लेकिन पहला वाला जो बात कर रहे हैं ये हम लोग बात कर रहे हैं किसका, ये हम लोग बात कर रहे हैं मेरा स्पेयर का, और ये हम लोग बात कर रहे हैं सिलेंडर का। और मुझे पता है वॉल्यूम दोनों का सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम हम दोनों का काट सकते हैं। बचे का यहाँ पे ओनली एरिया बचा, तो पहले एरिया मेरा बचा किसका, सिलेंडर का, और डिवाइड बाई मेरा एरिया बचा किसका, ये मेरा मुझे स्पेयर का बचा है। बस यही मुझे निकालना है, ठीक है। ओके, अब मैं एरिया डायरेक्ट पुट करूंगा, और आपको पता है कि एरिया का बात करें तो ऊपर में किसका, सिलेंडर का एरिया क्या हो जाता है, 2πRH, 2πRH आ जाता है। एंड डिवाइड बाय अगर हम लोग बात करेंगे स्पेयर का क्या हो जाता है एरिया, तो हो जाता है 4πr², यही होता है ना। और ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं नाउ। इसको अगर डी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो डी में कन्वर्ट करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2πr के जगह में कर देंगे d/2 इंटू एच, और एच आपको पता है h/d के फॉर्म में है, तो इसको भी d हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं डायरेक्ट, समझ आए। चलो मैं इसको हो गया, ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। एंड डिवाइड बाई इसको करेंगे पाई इंटू आर, और आर के जगह में फिर d, यानी कि क्या आ जाएगा d²/4 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, समझ आए, नाइस। चलो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 2 जा 4 कट सकते हैं, पाई से कट कर सकते हैं, d² कट सकते हैं। तो फाइनल जो मेरा बचेगा वो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 2 भी, क्योंकि 2 जो है ये 2 से 2 और 4 कट जाएगा, तो ओनली ऊपर में मेरा बचेगा क्या, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे डायमीटर नहीं कटेगा, 1 सेकंड यहाँ पे मैं अच्छी तरह से आप लोग को समझा देता हूँ। यहाँ 4 आ जा गया था, तो यहाँ पे डाया नहीं कटेगा, क्योंकि डायमीटर तो अलग अलग है ना, क्योंकि ऊपर में हम लोग किसका बात करें, ये बात करें हम लोग स्पेयर का, ये बात करें सिलेंडर का, और ये नीचे वाला बात करें हम लोग स्पेयर का। तो ये जो डी है ये मेरा किसका है, सिलेंडर का है, और नीचे वाला मेरा स्पेयर का है, बाकी सब कट जाएगा। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा कर ही देता हूँ, शॉर्टकट नहीं लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2πd² जो कि मेरा है सिलेंडर का, डिवाइड बाई 2 इंटू ये चल जाएगा ऊपर, यानी 4 आ जाएगा ऊपर में, और नीचे आ जाएगा ये सारा चीज़, यानी कि 4πd², ये किसका है, मेरा स्पेयर का है। तो देखते हैं, अब देखो काटो यहाँ से, तो क्या क्या काट सकते हैं, यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं 2 2 ऑटोमेटिक कट जाएगा, 4 4 मेरा ऑटोमेटिक कट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और क्या काट सकते हैं, ये पाई से पाई कट जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग अब बचेगा मेरे पास ओनली बचा डी एन ए, यानी कि फाइनली मेरा जो बचा दैट इज बटा मेरा डी डायमीटर डिवाइड बाई डायमीटर, एक बचा सिलेंडर का, एक बचा स्पेयर का होल स्क्वायर का। और मैंने बताया था ये वाला इक्वेशन याद करो, इस इक्वेशन को यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। क्या ऊपर में तो डीसी का डीसी ही रहेगा, नीचे में हम लोग ds इक्वल टू 1.44 DC लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप जब DC से DC कट जाएगा बचेगा 1.44 का होल स्क्वायर, यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा 1.31 आ जाएगा आंसर। तो ये मेरा क्या निकला, DC यहाँ पे देखो TC डिवाइड बाई TS डिवाइड बाई TC, यानी सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ स्पेयर डिवाइड बाई सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंडर। तो ये मुझे मिल जाएगा वैल्यू करेक्ट आंसर, तो 1.31, ठीक है। ये देखो, ये जो मैंने इतना लंबा बताया आप लोग को समझाने के लिए बताया, चाहे तो इसको बहुत ही इजी तरीका से आप बन सकते हो। आप इसको 1 2 बार देखिएगा, एक बार अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 की ओर। 84 में क्या बोला गया है, ए मोल्ड हैविंग डायमेंशन, यानी कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया गया है, ठीक है। वॉल्यूम दिया गया है आपको एक मोल्ड कैविटी का। आगे बोला गया इज फिल्ड विद द मोल्टन मेटल, यहाँ पे मोल्टन मेटल हम लोग पोर कर रहे हैं विथ थ्रू अ गेट जिसका हाइट दिया गया, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है, यानी हाइट दिया गया h और क्रॉस सेक्शन दिया गया एरिया आपका दिया ए, यानी कि देखो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या गिवन दिया गया। देखो होता क्या ना कि बच्चा लोग पहले ही न्यूमेरिकल वगैरह देख के डर जाता है, जबकि वैसा कुछ होता नहीं है। तो आप लोग पहले ये ट्राई करना ना कि आप लोग खुद से पहले ट्राई करो। वैसे मैं सारा चीज़ जैसे मैंने बताया था सब कुछ मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया गया था, ये आपका वॉल्यूम दिया गया ना, तो वॉल्यूम हम लोग को दिया गया किसका, मोल्ड का वॉल्यूम कितना दिया गया 100 दिया गया है इंटू 90 इंटू दिया गया 20। क्या हम लोग mm डायरेक्ट क्यूब कर सकते हैं, हर बार mm नहीं लिखते हैं कि 3 बार है तो क्यूब कर दिए, समझ आया। चलो ठीक है, आगे बताया गया यहाँ पे गेट का हाइट दिया गया, ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ गेट इज इक्वल टू h दिया गया है, ठीक है। हाइट ऑफ गेट इज इक्वल टू h दिया गया, ये पहला दिया गया। एंड दूसरा जो है एरिया जो दिया गया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड एरिया आपका क्या दिया गया है, एरिया आप जो गेट का बात करेंगे वो ए दिया गया है, ठीक है, मतलब ए और एच ही दिया गया, कुछ इसमें बड़ा नहीं दिया गया। फिर बोला गया दैट मोल्डिंग फिलिंग टाइम, देखो यहाँ पे फिलिंग टाइम का बात करा ना कि सॉलिडिफिकेशन टाइम का बात किया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। वो पूरा T1 है मेरा सॉलिडिफिकेशन टाइम, और आपको पता है कि सॉलिडिफिकेशन टाइम आई मीन फिलिंग टाइम क्या हो जाता है, मैंने बताया था वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कैविटी
वॉल्यूम ऑफ केविटी डिवाइड बाय हम लोग लेते हैं फ्लो रेट। फ्लो रेट ये आपको पता होगा, शायद ये चीज़ हम नहीं बताए तो ये चीज़ से बताए होंगे कि हमेशा हम लोग ऊपर में लेते हैं वॉल्यूम और नीचे लेते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी ये तो पता ही होगा। इसको और मैं अगर तोड़ के बताऊँ तो वॉल्यूम और डिवाइड बाई एरिया और वेलोसिटी हो जाता 2gh। ये मैं बताया था, ठीक है, कि फिलिंग टाइम। ये हम लोग क्या बेसिकली नहीं बताएं, ये मैं बताया आपको फिलिंग टाइम। फिलिंग टाइम याद करता, लेक्चर नंबर 13 आप लोग देखिएगा, 13 में बता चुका हूँ। तो फिलिंग टाइम जो हो जाता है वो वॉल्यूम अपन एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाता है। फिर बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ केविटी वही बात कर रहा है इंटू फ्लो रेट। फ्लो रेट क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ये मेरा एरिया इंटू वेलोसिटी क्या था, फ्लो रेट होता है। तो आप ये भी आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा T1 दिया गया, मतलब सिर्फ T1 दिया गया। फिर बोला गया द हाइट इज नाउ क्वाड्रिपल, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हाइट को हम लोग 4 गुना कर दिए। तो हाइट को अब हम लोग क्या कर दिए, 4h कर दिए। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हाफ, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग क्या कर दिए, हाफ कर दिए। यानी कि जो h था, a था, वो हम लोग क्या कर दिए, अब हम लोग a/2 कर दिए। जो भी मेरा पहले था उसका हम लोग आधा कर दिए। समझ आया कि नहीं। ये चेंज आपका हाइट है, यहाँ पे चेंज हाइट और चेंज एरिया है ना। हम लोग हाइट को क्या कर दिए, हाइट को 4 गुना कर दिए और एरिया को हम लोग 2 गुना कर दिए। तो बताओ कि मेरा सॉलिडिफिकेशन टाइम पे सॉलिडिफिकेशन टाइम बार बार बोल रहे हैं, फिलिंग टाइम में क्या इफेक्ट करेगा। तो कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया, बस यहाँ पे लिखने का मैंने बताया कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है। देखो इसको अगर शॉर्ट में अगर करूँ तो शॉर्ट में अगर मैं करूँगा तो कैसे करूँगा, आप लोग को समझाने के लिए इतना किया। भाई मुझे वॉल्यूम दिया गया मोल्ड का कितना, 100 × 90 × 20 mm³ दिया गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, हाइट दिया गया h, क्रॉस सेक्शन दिया गया a, फिलिंग टाइम दिया गया T1। तो बताया गया यहाँ पे और क्या बताया गया कि यहाँ पे क्वाड्रिपल किया गया किसको, हाइट को, यानी कि h = 4 आ जाएगा यार h, ठीक है। h चेंज आपका हाइट एंड जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, मेरा चेंज एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा a/2। बस ये दोनों दिया गया। तो फिलिंग टाइम क्या होगा। अच्छा तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ क्या करेंगे, भाई फिलिंग टाइम इक्वल टू होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ केविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फ्लो रेट। फ्लो रेट क्या हो जाता है मेरा, फ्लो रेट। अच्छा ठीक है। एंड नाउ मुझे इज इक्वल टू T1 ले लेते हैं, क्योंकि चेंज वाला हम लोग निकालेंगे। पहले T1 बोला गया, फिर बाद में T2 बोला गया है। जब हम लोग ये वाला चीज़ कंडीशन लगाएंगे तो ये T2 इससे हम लोग निकालेंगे। तो T1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, मुझे पता V/, एरिया इंटू वेलोसिटी, यानी 2gh आ जाएगा। अब हम लोग अगर T2 निकालना चाहे तो T2 में क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे वॉल्यूम जो है हमारा सेम रहेगा, यानी कि V का V रहेगा। एरिया का जगह में हम लोग a/2 कर देंगे। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, a/2 कर दिए। एंड यहाँ पे 2/2g, h के जगह में हम लोग क्या कर देंगे, h के जगह 4h कर देंगे। तो 4 × h कर देंगे। अब ये मेरा T2 निकल गया। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग T2 = क्या देखें, T2 = हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखे थे V/a/2, यहाँ वॉल्यूम था, नीचे में था मेरा एरिया/2 × 2 मेरा क्या था यहाँ पे 2g/4h, 2g/4 × h। अच्छा इससे हम लोग एक चीज़ ध्यान दो कि वॉल्यूम था यहाँ पे, अगर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एरिया/2 है ना यहाँ पे, ठीक है भाई साहब। ये जो 4 है ये √, अगर मैं इस तरह करूँ कि भाई यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 2gh, ये 4 को मैं इधर कर दिया। और आपको पता है √4 = इसको हम लोग बाहर अगर निकालेंगे 2 का हल इसका लिख सकते हैं, और ये गया तो स्क्वायर से रूट खत्म, यानी बचा मेरा 2, यानी कि √4 से मेरा 2 निकलता है। तो √4 से अगर बाहर निकालेंगे तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, V/a/2 × 2 मिलेगा, और अंदर मेरा 2gh रहेगा ही रहेगा, और ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। यानी कि फाइनली मुझे क्या मिला, वॉल्यूम अपन a × √2gh, ये मुझे मिला क्या, 2/2 = और आप एक चीज़ आप ध्यान दे तो कि 2/2 = ये जो मुझे मिला, ये बेसिकली क्या मिला, ये मेरा T1 = ही मिला। देखो T1 = मेरा क्या था, वॉल्यूम अपन a × 2gh, और देखो यहाँ पे वॉल्यूम अपन a × 2gh। तो यानी क्या आपको मिला कि T2 जो मिला वो मेरा T1 के इक्वल है। समझ आया कि नहीं। तो ये मेरा दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि 1 मिल जाएगा रेशियो। यानी कि T2/T1 अगर निकालेंगे यहाँ पे कि भाई T2/T1 तो इक्वल टू जो वैल्यू ऊपर में था, यानी वॉल्यूम अपन एरिया × 2gh, नीचे में वॉल्यूम अपन एरिया × 2gh, दोनों कट के मेरा 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 1 नंबर हो जाएगा। समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। इसमें आपको दिखाया गया कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में एंड कुछ कॉजेज़ के बारे में बात किया गया। पहला ग्रुप में बताया गया कास्टिंग डिफेक्ट, यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे डिफेक्ट्स का बात किया गया है, और यहाँ पे कॉज का बात किया गया, कारणों का बात किया गया कि भाई कौन सा डिफेक्ट किसके चलते होता है, वो चीज़ आप लोग बताइए। देखो 1 बाय 1 करके डील करते हैं। सबसे पहले बात किया गया हॉट टीयर्स का। अगर मैं बात करूँ हॉट टीयर होता क्यों है, देखो
अगर मैं हॉट टीयर का बात करूँ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हॉट टीयर बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग कास्टिंग को ठंडा करते हैं तब ये चीज़ आता है। और ये होता इसलिए है क्योंकि हम लोग जो सोलिडिफिकेशन टेम्परेचर देते हैं वो अगर हम लोग वाइड रेंज में कन्वर्ट करते रहते हैं, कम करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं, किसका बात करते हैं, सोलिडिफिकेशन टाइम, सोलिडिफिकेशन टेम्परेचर, सॉरी, ठीक है, टेम्परेचर अगर कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो उसके चलते हॉट टीयर आ जाता है। हॉट टीयर कब हो जाता है, जब मेरा कास्टिंग करते हैं, जब वो ठंडा होता है ना, तो ठंडा के चलते मान लो मेटल हम लोग वीक लिए, कम टेम्परेचर का लिए, और वो वीक टेम्परेचर है लेकिन उसको ज़्यादा हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो उसमें रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। और स्ट्रेस जब जनरेट होता है, जब वो ठंडा होता है तो फट जाता है, जिसके चलते मेरा हॉट टीयर आ जाता है। समझ आया? तो ये बेसिकली आप देखोगे आंसर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी योर ए का। अगर पी का बात करा ना यहाँ पे, तो पी का आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा 4 नंबर, कूलिंग रेट, यानी कि डिफरेंशियल कूलिंग रेट। मैंने क्या कहा, देखो ध्यान से पढ़ो, मैंने ये कहा कि हॉट टीयर आता है जब हम लोग ठंडा करते हैं, कास्टिंग को जब ठंडा करते हैं उसके चलते। और वो क्यों होता है, अगर मेटल मेरा कमज़ोर है उसको ज़्यादा गर्म कर देंगे और उसमें रेसिडुअल स्ट्रेस आ जाता है, और जब स्ट्रेस आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, जब ठंडा होता है, कूलिंग करता है, तो जहाँ तक मेरा क्रैक आने लगता है। क्यों? क्योंकि वाइड रेंज में मेरा सोलिडिफिकेशन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जो होता है कम ठंडा करते हैं, उसमें कूलिंग रेट में मेरा डिफ्रेंशिएट आ जाता है, जिसके चलते मेरा हॉट टीयर देखने को मिलता है। समझे? हॉट टीयर मत समझ लो, गरम ज़्यादा गर्मी के चलते उसमें टीयर देखने को मिलता है, टीयर, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं श्रिंकेज का। अगर मैं श्रिंकेज का बात करूँ तो श्रिंकेज का काफ़ी तो इजी आपका हो जाएगा। श्रिंकेज का आप देखोगे तो हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मैंने बताया था कोई भी जो मेटल हो जाता है, जब मेटल मेरा लिक्विड से लेकर सॉलिड स्टेट में जाता है तो श्रिंक कर जाता है, वॉल्यूम में रिडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम कंट्रैक्शन यानी कि वॉल्यूम रिडक्शन हो जाता है बोथ इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। तो ये क्यू का आ जाएगा 3। तो अच्छा, पी का मेरा 4 मिला था ना, पी का 4 देखते हैं कहाँ दिया गया है। पी का 4 आपका इसमें दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे आप ऐसे भी डायरेक्ट आप बी मार सकते हो कि पी का 4 किसी में नहीं है, तो ऑब्वियसली तीनों कट गया, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं। ब्लो होल्स का अगर बात करेंगे, देखो ब्लो होल्स मैंने बताया था कि ये मेरा ब्लो होल का लिए होता क्या, ये समझो। होता ये है कि मान लो कोई मेरा हम लोग मोल्टेन मेटल से जा रहे हैं, सॉलिड इसको सॉलिडिफाई कर रहे हैं, ये मेरा कास्ट है, यहाँ पे हम लोग मोल्टेन मेटल डाल दिए, क्या डाल दिए, मोल्टेन मेटल डाल दिए। अब इसमें अगर मेरा एयर फंस गया, एयर वाटर ड्रॉपलेट फंस गया, तो इसके चलते जब मेरा फॉर्म मिल जाएगा, जो मोल्टेन मेटल मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, उसमें अंदर में हम लोग देखेंगे भाई छेदा टाइप से हॉल टाइप को देखने को मिलेगा, या फिर सरफेस में क्या होगा, इस तरह का फट जाएगा। क्योंकि जब मेरा एयर बाहर निकलेगा सॉलिडिफाई होने के बाद, तो जब बाहर निकलेगा तो इस तरह धस जाएगा, गड्ढा जैसा हो जाएगा, तो वो जो होता है ब्लो होल्स होता है। तो ब्लो होल्स डिपेंड करता है मेरा किस में, परमेबिलिटी में। अगर मेरा लो परमेबिलिटी रहा, परमेबिलिटी में क्या, परियमल जो पार हो जाए, मान लो मोल्टेन मेटल यहाँ पे इधर से हम लोग डालें, ये बताया था कंकड़ वगैरह है, और यहाँ से हम लोग पानी डालें, ऊपर में पानी डालें तो पानी बह के इधर से इधर आ गया, यानी कि ये परमेबल है। तो अगर हम लोग मोल्टेन मेटल यूज़ करते हैं, उसमें अगर एयर एक तरफ से आया दूसरे से बाहर चल गया, तब तो अच्छी बात है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छा है, तो उसमें मेरा जो है श्रिंके मतलब ब्लो होल्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। अगर मेरा लो प्रोबेबिलिटी है तब मुझे ब्लो होल्स देखने को मिलता है। और मैं आपको बता देता हूँ, इस ब्लो होल्स के चलते जो मेरा ब्लो होल है, उसके चलते जो मेरा डिफेक्ट आता है वो भी एक तरह का डिफेक्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोरोसिटी। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना, पोरोसिटी होता है ड्यू टू ब्लो होल्स, और ब्लो होल्स होता है ड्यू टू लो प्रोबेबिलिटी। तो ये कनेक्शन आ जाता है, लो प्रोबेबिलिटी के चलते आपको ब्लो होल्स देखने को मिलेगा, और ब्लो होल्स के चलते जो मुझे डिफेक्ट देखने को मिलता है वो मेरा पूछता है पोरोसिटी, जो कि गैस मेरा इंटरप्ट कर जाता तब मेरा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोग को ध्यान में रखना है। एंड लाभ जाता है कोल्ड सन। ये तो आपको बताया होगा, दो स्ट्रीम जब लिक्विड स्ट्रीम आपस में फ्यूज़ नहीं कर पाता, जैसे इधर से आए जम गया, इधर से आके जम गया, तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन था। तो इधर से आके इतना में जम गया और इधर से आके इतना में जम गया, तो जब मेरा टू प्रॉपर स्ट्रीम मेरा फ्यूज़ नहीं कर पाता, जुड़ नहीं पाता है, पहले ही ठंडा हो जाता है, उसको बोलते हैं कोल्ड सट। तो एस का हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखो एस का 1 भी है, आर का 2 है और क्यू का 3, यानी कि हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर, राइट। चलो, तो आई होप सो क्लास आप लोग को पसंद आ रहा होगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो आपका सीरीज लाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग को लाया जा रहा है, ताकि आप लोग को बेनिफिट हो। इसमें हम लोग का बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसके पीछे एक टीम पूरा काम करती है, ठीक है। तो बहुत सारा जो जिसका काम रहता है कलेक्शन करना, क्वेश्चन को टाइपिंग करना, टाइपिंग के बाद प्रेजेंटेशन बनाना, प्रेजेंटेशन के बाद अपलोडिंग का काम रहता है, एडिटिंग का काम रहता है, टीचर काम करता है, 4-5 घंटा टीचर काम करता है, टीम जो है वो 4-5 घंटा काम करती है, और कोई भी टीम जो काम करता है, यहाँ पे सारे एडिटर का बात करें, अपलोडर का बात करें, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में काम नहीं करता है, तो अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ आप लोग के लिए क्या जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में लाया जा रहा है। क्योंकि आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, आप लोग अच्छी तरह से देख नहीं रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप लोग को ये लग रहा है कि फ्री में मिल रहा है तो मैं क्यों देखूँ, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में दीजिए, इसको देखिए। क्योंकि अगर आप इस तरह से चलते रहे वॉच टाइम, तो क्या होगा, हम लोग को पेड कर देना पड़ेगा, इसको प्राइवेट करके हम लोग पेड कोर्स में ऐड कर देंगे।
क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को पता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। शुरू में वॉच टाइम काफ़ी अच्छा मिलता था, 400-500 मिल जाता विद इन आर, 1 घंटा के अंदर 4-5 घंटा 4-5 आर मतलब 400-500 व्यू मिल जाता। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं क्या 4 आर भी हो जा रहा, 4 घंटा 5 घंटा और, लेकिन 40-50 व्यू मात्र मिलता है। उसमें वॉच टाइम बात करेंगे तो 2 घंटा भी नहीं वॉच टाइम होता है। अगर 1 घंटा का एक मान लो आधा घंटा का भी मेरा वीडियो है आता है तो उसमें अगर 40 अगर बच्चा देख रहा तो 20 घंटा होना चाहिए वॉच टाइम, लेकिन होता है 1 आवर मात्र। मतलब हर बच्चा जो है वो 1 मिनट भी नहीं देख रहा है। समझ आया कि नहीं? तो ये ऐसा सिचुएशन आ गया है। तो अगर ऐसा बात है तो हम लोग इसको पेड कर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा, कॉस्ट लग रहा है। मैं आपको रेगुलर ला रहा हूँ, चाहे कुछ भी मेरा फीवर हो रहा, तबीयत खराब हो रहा, फिर कोई भी कंडीशन हो रहा, आप लोग के लिए मैं रेगुलर ला रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोडक्शन काफ़ी वेटेज ज़्यादा रखता है गेट में और इसमें 180 प्लस वीडियो लाना पड़ेगा। तो मैं अगर बच्चा लोग के लिए जल्दी नहीं लाऊँ तो जल्दी इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग का काम है कि आप लोग बस देखिए, आप लोग बस देखिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं भी कीजिएगा एटलीस्ट आप लोग देखिए, वॉच टाइम दीजिए, प्रॉपर आप लोग रेगुलर आके देखिए। अगर नहीं देखिएगा तो जब पेड करेंगे तब आप लोग को पता चलेगा इसका अहमियत क्या है। क्योंकि बच्चा को, बहुत सारा बच्चा का ये थिंकिंग रहता है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में तो क्यों देखे, छोड़ो जाने दो। इसी चीज़ को पेड में हम लोग, इसी चीज़ को अनअकैडमी आप जाइए, क्योंकि हम लोग अनअकैडमी में पढ़ा चुके हैं। इसी कोर्स को हम लोग सेल करते हैं, 50,000 तक सेल करते हैं, 50,000 से 70,000 तक जाता है गेट का सोल्यूशन, जिसे प्रोडक्शन को डील किया जाता है। क्वेश्चन बेसिस पे ही थ्योरी और क्वेश्चन कराया जाता है। तो सिर्फ प्रोडक्शन का 5 से लेकर 6,000 तक पे करना पड़ता है। यहाँ पे को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग को शायद नहीं चाहिए। तो एज योर विश, अगर यही हम लोग सीरीज अभी देखते हैं, अगर आप लोग को हेल्पफुल नहीं होता, बिकॉज देखो होता क्या है, अगर आप लोग नहीं देख रहे हो इट मीन्स क्या फर्क पड़ता है कि भाई आप लोग को ये फायदेमंद नहीं है, आप लोग को यूजफुल नहीं है, ठीक है, ये यूजलेस हो रहा है आप लोग के लिए। तो अगर यूजलेस है तो हम लोग क्यों इतना मेहनत करें? समझ आए? यही कंटेंट हम लोग दे रहे हैं पेड में, तो फिर बच्चा खरीदता है, फ्री में मिल रहा तो लगता है फ्री में मिल रहा क्यों देखें। तो अगर आप लोग देखिएगा तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम लोग पेड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग के रिस्पॉन्स पे सब कुछ डिपेंड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।